चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान के भौतिक विभाजन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और भौतिक विभाजन के भी अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने एचएम सक्सेना के अनुसार हमारे राजस्थान को क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण किया और वो भी वर्गीकरण कितने भागों पर किया, 4 भागों में। इसके साथ ही इसका फुल विस्तार कैसे किया, कितने इसके उपभाग हैं, वो कंप्लीट क्लासें अपलोड हो चुकी है, तो आप वहां जाकर सारी क्लासें देख सकते हो। आज क्या देखने वाले हैं हम, पश्चिमी मरुस्थल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पश्चिमी मरुस्थल। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी वो हमने कल जाना और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश हमने कैसे कहा है कि जैसे हमारा ये राजस्थान है, ये हमारा क्या है, राजस्थान। और इस राजस्थान में ये जो 50 सेंटीमीटर रेखा है, ये क्या करती है, पश्चिमी राजस्थान को पूर्वी मैदान से अलग करती है। और यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर रेखा है वो इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो इसी के आगे आज हम पश्चिमी मरुस्थल में देखेंगे कि आखिर यहाँ पर और कौन कौन सी बातें, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ बरसात कितनी होती है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी है, यहाँ पानी कैसे है, कृषि कौन सी की जाती है, कब, ये सारी बातें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो हमने पिछली क्लास में कहा था कि पश्चिमी मरुस्थल जो प्रदेश है वो हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, 61.11% हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर रखता है, यानी 61.11%। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो लगभग कितना करती है, 40% निवास करती है। कितने परसेंट? 40%। और यह राज्य का सबसे कम जन घनत्व वाला क्या है, भौतिक प्रदेश है। क्या? सबसे कम जन घनत्व वाला क्या है, ये भौतिक प्रदेश है। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल, जहाँ पर सबसे कम जन घनत्व रहता है। इसके साथ ही यदि हम वर्षा देखें कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वर्षा कितने सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा का हमने अंकन किया है, यानी यहाँ पर वर्षा कैसी होती है। तो हमने यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर ही बांटा है, यानी कि यहाँ पर कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम, 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम। यदि हम पूछे कि 50 सेंटीमीटर तो लेकिन किसके किसके मध्य होता है, तो ये होता है 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है यहाँ पर वर्षा। क्या होती है? वर्षा होती है। 20 से 50 सेंटीमीटर क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। और पश्चिमी मरुस्थल में क्या है कि यहाँ पर जब बरसात होगी वो है क्या है कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाओगे तब यहाँ औसत वर्षा कम होगी, बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर जाओगी तब यहाँ औसत वर्षा अधिक होती है। समझ में नहीं है तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर जो अलग करते हैं वहीं पर अरावली पर्वतमाला है। यहाँ से जब अरब सागर से ये जाती है बरसात, तब यहाँ अरावली की पहाड़ी से टकराकर सारे बादल की बरसात यहीं पर हो जाती है। उसके बाद कुछ बरसात यहाँ पर, यानी यहाँ पर कम होती है, लेकिन यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उनके साथ ही यहाँ पर बारिश अधिक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगी तो वर्षा का क्रम कम होगा, और यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही हम लिखना चाह रहे हैं कि यदि यहाँ पर जो वर्षा है, पश्चिमी मरुस्थल में जो वर्षा का औसत है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर घटता है, यानी कि बढ़ता है, सॉरी घटेगा तो इस साइड में पूर्व से पश्चिम की, लेकिन फिर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो पश्चिमी मरुस्थल में औसत वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और यदि इसके विपरीत आ जाए, यानी सत्य कथन में आ जाए, तो ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व बढ़ेगा और पूर्व से पश्चिम घटेगा। किसका? औसत वर्षा का ये टाइम आएगा, इसके अंदर औसत वर्षा आएगी। अब देखते हैं कि हमने वर्षा देख ली, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी है, क्योंकि मिट्टी के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि सम जैसलमेर के रेतीले उसके
अंदर सम जैसलमेर के धोरे प्रसिद्ध है, रेत प्रसिद्ध है, तो वहाँ रेत के टीले ही टीले हैं। तो वहाँ की जो मृदा है, वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, तो वो मिट्टी है रेतीली। और रेतीली को हम क्या कहते हैं, बालू मिट्टी भी कहते हैं। तो रेतीली या बालू मिट्टी हमारे सिलेबस में भी मृदा का टॉपिक दे रखा है, और यहाँ पर भी हम रेतीली या बालू मिट्टी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं जो हमें जान रखनी चाहिए। तो देखिए, रेतीली बलुई मिट्टी है यानी रेतीली मिट्टी है, तो यहाँ क्या है, वर्षा भी कम होती है, तो यहाँ उत्पादन कम होता है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर जल ग्रहण की क्षमता कम होती है, क्योंकि जैसे ही जल आता है, बरसात होती है, तो रेतीली मिट्टी की क्या है, मोटे थोड़े कण होते हैं, और हमारी जो ये जलोढ़ मृदा है उसके थोड़े बारीक कण होते हैं, तो उसके अंदर पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें पानी को अवशोषण करने की क्षमता नहीं होती। और पानी इसके अंदर से, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में यहाँ पर जो रेत है, क्या है, रेत है, यहाँ पर ये क्या है, मिट्टी है। अब यहाँ पर जो मिट्टी है, वर्षा यहाँ पर होगी, तो यहाँ से जो वर्षा होगी, अभी हम खनिज पे भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो खनिज है वो चूना पत्थर और जिप्सम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी, यहाँ से मिट्टी ये अवशोषण नहीं कर पाएगी, यहाँ से जो मिट्टी होगी वो नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद यहाँ पर चूना पत्थर है, इस चूना पत्थर के अंदर, पानी के अंदर मिट्टी आ जाने से ये एक बार तो चूना पत्थर अवशोषण कर लेता है, लेकिन उसके बाद ये वापस से क्या कर लेता है, मिट्टी को ये जो पानी है उसको ऊपर भेज देता है। और इसके नीचे क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि चूना पत्थर है, इसके नीचे यहाँ पर जो है वो ऐसे क्या है, जिप्सम पेटियां हैं, जिप्सम की पेटियां हैं, यानी जिप्सम यहाँ पर पाया जाता है। तो खनिज कौन सा हो गया, जिप्सम और चूना पत्थर। तो यहाँ पर जिप्सम की परत होने के कारण क्या है कि जब ये पानी यहाँ पर आता है, चूना पत्थर के अंदर जाता है, वो नीचे अवशोषण नहीं हो पाता है, और वापस से चूना एक बार क्या करता है, उस पानी को ले लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करता है कि वो वापस से ऊपर भेज देता है। और जब 2-4 दिन की बारिश होती है तब तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार वर्षा हो जाने के कारण क्या है कि ये वर्षा यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी इकट्ठे हो जाने के कारण ही यहाँ पर बाढ़ की संभावना बनती है। क्या बनती है, बाढ़ की संभावना बनती है। किस वजह से, जब ये पानी ऊपर होता था। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में पहले बहुत बार आता था कि भाई जैसलमेर है, उधर पानी की कमी बताते हैं, तो फिर वहां पर जो बाढ़ क्यों आ जाती है। मैंने काफी बार, जब मैं खुद इसके अंदर पढ़ते थे तब टीचर से पूछा भी करते थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन आज मैं आपको इसलिए समझा पा रही हूँ क्योंकि मेरे को खुद का ये क्वेश्चन था, मेरे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये बाढ़ क्यों आती है। तो बाढ़ आने का रीजन यही है। आप ध्यान से देखिए कि जो ये मिट्टी है, इसके नीचे चूना पत्थर और जिप्सम का जमाव है। मिट्टी क्या करती है, पानी को अवशोषण कर लेती है, खुद नहीं रख पाती है, क्योंकि उसके दाने मोटे होते हैं, उसके अंदर तो मोटे मोटे दानों के अंदर वो अवशोषण नहीं होता है, और वो डायरेक्ट नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद चूना पत्थर के अंदर जा लगता है, और चूना पत्थर एक बार तो उसे पूरा पानी अवशोषण कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो पूरा पानी छोड़ देता है। छोड़ने के बाद यदि वो नीचे जाता है तो जिप्सम की पेटियां हैं, जिप्सम जमाव हो रखा है, तो उसके नीचे पानी के जाने की संभावना नहीं है, और इस वजह से पानी क्या है, वापस से ऊपर आता है। 1-2-4 दिन 5 दिन तक बारिश अगर आती है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज्यादा यदि बारिश आ जाती है तो क्या होता है, यहाँ बाढ़ की संभावना बन जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पर बाढ़ की संभावना क्यों बनती है। अब वापस आते हैं कि रेतीली बालू मिट्टी की गुण क्या है, क्या अवगुण है। तो हमने अभी कहा कि यहाँ पर क्या है, उत्पादन क्षमता कम, उत्पादन क्षमता कम। इसके साथ ही मैंने कहा कि ये मिट्टी क्या है, अवशोषण नहीं कर सकती, पानी को नहीं ले पाती, क्योंकि इसके मोटे कण हैं। तो क्या होगा, संगठन की क्षमता का, और जो हमारी चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है, उसके अंदर संगठन की क्षमता है वो ज्यादा रहती है, सर्वाधिक रहती है। तो संगठन
की क्षमता कम रहती है। कैसी रहती है? क्षमता कम रहती है। तो ये उत्पादन क्षमता कम रहती है इसकी, और संगठन क्षमता कम रहती है। इसके साथ ही मैंने और बताया आपको कि ये जल ग्रहण की क्षमता भी कम रखता है। जल ग्रहण की क्षमता कम रखता है, कि क्षमता कम, जल ग्रहण की क्षमता भी क्या करता है? कम करता है। तो रेतीली बलुई मिट्टी थी, उसके अंदर 3 बातें हमने यहाँ पर जान ली। इसके साथ ही यदि हम देखें कि यहाँ पर जो खनिज है वो खनिज कौन सा पाया जाता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर चूना पत्थर, चूना पत्थर और किसके पाए जाते हैं? जिप्सम के जमाव पाए जाते हैं। जिप्सम, चूना पत्थर और जिप्सम के क्या पाए जाते हैं? जमाव पाए जाते हैं। और इसके साथ ही यदि हम ये क्वेश्चन आए कि पश्चिमी मरुस्थल में बाढ़ की संभावना किसके कारण होती है, तो पश्चिमी मरुस्थल में जिप्सम के जमाव के कारण बाढ़ की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिप्सम के जमाव से यहाँ क्या है? बाढ़ की संभावना, बाढ़ की संभावना। तो ये यहाँ पर बाढ़ की संभावना हो जाती है। इसके साथ ही यदि यहाँ पर और देखें हम बातें, इसके अंदर जिप्सम की जो बाढ़ की संभावना हो जाती है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र थे जिनमें अंदर बाढ़ आई। जैसे 2006 में कवास बाड़मेर में बाढ़ आती है, अभी 2023 में जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ आती है। उससे पहले 2022 में जोधपुर में बाढ़ आई थी। तो ये सभी हम जानने वाले कल की क्लास में। इसके साथ है कल की क्लास में हम देखेंगे कि कौन सी कृषि की जाती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वनस्पति कैसी है। तो ये चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। छोटी छोटी कोशिश है। आई होप आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासें इम्पोर्टेंट हुई और ऐसे ही आप प्रोत्साहन करते। ये सभी तभी संभव है जब आपका साथ, आपका प्यार हो। तो यही क्लासें आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और फुल वीडियो जरूर देखिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।